नमस्कार, स्वागत है आपका अंतर्राष्ट्रीय खबरों के खास कार्यक्रम खबर दुनिया की में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी गृह युद्ध के हालातों से जूझते म्यांमार की। बताएंगे आपको कि आखिर क्यों कमजोर पड़ी म्यांमार की सेना की पकड़। साथ ही बताएंगे टिकटॉक से पैदा हुए नए विवाद पर अमेरिका की सख्ती की, और इसी पर करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका को सरकारी शटडाउन से बचाने के लिए आज आखिरी मौका। रिपब्लिकन के कुछ सांसदों के पाला बदलने से गुरुवार को नहीं पारित हो पाया था प्रस्ताव। ट्रंप ने डेट सीलिंग में बदलाव का फिर किया आह्वान। रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा मिसाइल हमला, एक की मौत, कई घायल, 6 देशों के दूतावासों को भी पहुंचा नुकसान। यूक्रेन का पलटवार, रूसी क्षेत्र कुर्स्क में दागी मिसाइलें। सीरिया के दौरे पर अमेरिका का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल। सत्ता पर काबिज विद्रोही गुट HTS के अधिकारियों से मुलाकात। लोकतांत्रिक मूल्यों पर चर्चा। अमेरिकी हवाई हमलों में IS के 3 आतंकी ढेर। ताइवान की संसद में जमकर हंगामा, 3 विधेयकों को लेकर तकरार। मुख्य विपक्षी पार्टी के सांसदों का स्पीकर की कुर्सी पर कब्जे का प्रयास। सरकार पर संविधान को कमजोर करने का आरोप। मलेशिया फिर शुरू करेगा लापता विमान MH370 की तलाश। 10 साल पहले बीजिंग से कुआलालंपुर जाते समय लापता हो गया था विमान। 239 यात्री थे सवार। और आइए अब शुरुआत करते हैं। देश की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी उस देश की सेना की होती है, लेकिन अगर सेना ही कमजोर पड़ जाए तो जरा सोचिए कि उस देश का क्या होगा। मौजूदा हालात म्यांमार में कुछ ऐसे ही हैं, जहां की सेना गृह युद्ध से जूझ रही है और बेहद कमजोर स्थिति में नजर आ रही है। क्या है इसके पीछे की वजह और क्यों हो रहा है म्यांमार में गृह युद्ध, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकतंत्र को बेदर्दी से कुचलकर सत्ता पर पंजा गाड़ने वाली म्यांमार की सेना की पकड़ कमजोर होती जा रही है। सैन्य सरकार को न सिर्फ बाहर बल्कि भीतर से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि सेना के हाथ से देश का 3/4 हिस्सा निकल चुका है। एक तरफ विद्रोही लड़ाके सेना को खदेड़ते हुए उसके कब्जे का दायरा सीमित करते जा रहे हैं, तो वहीं सेना में जासूसों की एक ऐसी फौज खड़ी हो गई है जिनसे निपटने में मुश्किल हो रहा है। इन सैनिक जासूसों को वाटरमेलन यानी तरबूज कहा जाता है। प्रत्यक्ष रूप से तो ये सेना के वफादार होते हैं, लेकिन असल में गुप्त रूप से लोकतंत्र समर्थक विद्रोहियों के लिए काम करते हैं। हालांकि बड़े शहरों पर सेना का कब्जा अब भी बना हुआ है। पिछले 12 महीनों में सैन्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से नियंत्रण खो दिया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक फरवरी 2021 में तख्ता पलट के बाद से 20,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, जबकि हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन सेना है कि लोकतंत्र समर्थकों को कुचलने के लिए इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले कृत्यों से बाज नहीं आ रही है। हालांकि सेना को भी अब अंदाजा हो चला है कि सत्ता पर उसकी पकड़ लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। लिहाजा अब तक अड़ियल रुख अपनाने वाली सेना ने थाईलैंड में हुई 2 बैठकों में अगले साल चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ने का आश्वासन देकर अपनी साख बचाने की कोशिश में जुट गई है। हालांकि चुनाव की तारीख और दूसरे कोई विवरण नहीं दिए गए हैं। जुंटा पहले भी कई बार चुनाव को टाल चुकी है। 2022 में चुनाव आयोग ने एक सैन्य कानून का हवाला देते हुए नए सिरे से पंजीकरण न कराने के चलते आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी को भंग कर दिया था। बहरहाल पिछले उदाहरणों को देखते हुए चुनाव पर संशय बरकरार है, लेकिन उत्तर पश्चिमी शोर में बसे रखाइन प्रांत में अराकान आर्मी उसके साथ साथ बांग्लादेश के लिए भी सिरदर्द बनी हुई है। अराकान आर्मी का राज्य पर लगभग कब्जा हो चुका है। म्यांमार बांग्लादेश सीमा पर अराकान आर्मी के नियंत्रण के बाद से बांग्लादेश की टेंशन बढ़ गई है। अराकान आर्मी का आरोप है कि रोहिंग्या से जुड़े संगठन म्यांमार में हत्या, अपहरण, बलात्कार और दूसरे जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। रखाइन प्रांत में बढ़ती अराजकता आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है।
तो साफ तौर पर क्या हालात हैं वहां के, ये इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की। आइए इसी पर चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शेषाद्री चारी, जो कि प्रोफेसर हैं एमिरेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और स्ट्रैटेजिक स्टडी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अभी जो हालात वहां पर नजर आ रहे हैं, ऐसे में गृह युद्ध से आखिर म्यांमार कैसे बचेगा और आगे क्या क्या सावधानियां इसमें बरतने की जरूरत है, और साफ तौर पर आगे की जो रणनीतियां हैं वो किस ओर जाएंगी? क्या अभी जो हालात हैं ऐसे ही रहेंगे या आगे ये और भयावह हो सकते हैं, क्या लगता है? इसमें देखिए, चार बातों के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये जो अराकन आर्मी है, ये काफ़ी पुरानी है। मतलब 1990 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी और इन्होंने शुरू से ही रखाइन जिसको बोलते हैं, मतलब आप बर्मा का अगर मैप देखेंगे तो सबसे समुद्री भाग से सटा हुआ जो भाग है वो रखाइन राज्य है, स्टेट है। जी। तो वो उस पर इनका कब्जा बहुत समय से, इनकी मांग है कि वो एक अलग देश हो जाना चाहिए। ये उनकी मांग शुरू से है। अब इसमें आर्मी के, बर्मा के जो आर्मी के भी कुछ लोग थे जिन्होंने इस मांग को थोड़ा बहुत बढ़ावा दिया था। और जब वहाँ पर पॉलिटिकल सेटअप हुई थी बर्मा में, आंग सान सूची के सरकार और उसके बाद पहले भी जो राजकीय दल के सरकार बने थे, उस समय आर्मी ने थोड़ा बहुत इन लोगों को मदद भी किया था। कुछ हद तक इसमें सच्चाई है। परंतु बाद में जब पता चला कि जो अराकन आर्मी के कुछ लोग ऐसे थे जो अंडमान में कब्जा करना चाहते थे, उन्होंने अंडमान में जाकर अपना हेडक्वार्टर जिसको कहते हैं, जी। अपना पैर रुझाने का प्रयत्न भी किया। इसीलिए भारत को थोड़ा बहुत उस पर कार्रवाई करनी पड़ी और उनको पीछे हटना पड़ा। अब वो धोखा तो इमीडिएट नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये लोग कभी भी अंडमान में नहीं जाएंगे, ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन सेना ये दूसरी इसमें बात। क्यों कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही? क्योंकि हम देखते हैं कि किसी भी देश की जो सेना होती है वही उसकी रक्षा और सुरक्षा करती है। ऐसे में सेना का कमजोर होना, क्या ये बड़े संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में इसमें और बड़ा कुछ देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, लोग अगर सेना के साथ नहीं है तो सेना के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये हमने अनेक देशों में देखा है कि सेना के कुछ लोग अगर सेना के साथ नहीं है तो ये मामला होता है। बांग्लादेश में हमने देखा, पाकिस्तान की सेना के साथ बांग्लादेश के लोग नहीं थे, इसीलिए 1971 में भारत ने जो कुछ भी किया वो कर पाया। इसलिए सेना बहुत महत्वपूर्ण है। जी। एक बात, लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए, आज कुछ भी हो, हमारे लिए एक चिंता का विषय ये भी हो सकता है कि अराकन आर्मी आज बांग्लादेश के बॉर्डर में है। जी। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में 270 किलोमीटर का जो दूरी है वो खास करके इसी राज्य में है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कहना मुश्किल है कि ये अराकन आर्मी बांग्लादेश के अंदर नहीं जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। जा सकते हैं, और अगर ऐसे जाते हैं तो फिर आज बांग्लादेश की स्थिति ऐसी है कि एक और उनकी जो आर्मी है वो आंतरिक जो गड़बड़ियां हैं उसमें जूझा हुआ है, और दूसरी ओर आज आर्मी के हाथ में सत्ता है। तो आर्मी सत्ता संभालेगी या आंतरिक गड़बड़ियों से निपटेगी या अराकन आर्मी के साथ लड़ेगी, ये एक दूसरी बात है। बिल्कुल। तीसरी बात, देखिए, भारत को चिंता इस बात का भी होना चाहिए कि अराकन, ये जो रखाइन देश है, उसमें रोहिंग्या पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। अब ये रोहिंग्या के खिलाफ हैं, अराकन जो लोग हैं वो भी रोहिंग्या के खिलाफ हैं, और बर्मा की जो आर्मी है वो भी रोहिंग्या के खिलाफ है। तो ये कोई भी जीते हारे, वहां पर रोहिंग्या लोगों को वहां से और भी हटाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये सारे लोग बांग्लादेश में तो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश को मुसलमानों ने कह दिया कि यही रोहिंग्या जो यही हमारे यही एक मुसलमान सवाल नहीं है। आजकल जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं उन्हीं को देखकर और ज्यादा जहन में आ रहा है कि आसपास के जो देश हैं उनका क्या हाल होगा। बांग्लादेश की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, बांग्लादेश में क्या कुछ चल रहा है वो भी सबको पता है। लेकिन इसके अलावा जो आसपास के और देश हैं जहां पर इसका इंपैक्ट सीधे तौर पर देखा जाएगा, और ऐसे में भारत के लिए क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि भारत इस पर किस तरह से स्टैंड लेगा वो भी समझना और जानना बहुत जरूरी है। नहीं, देखिए, भारत स्टैंड लेना नहीं लेना ये अलग, अपने आप में अलग बात है। क्योंकि अराकन आर्मी जो है वो एक रिबेल आर्मी जिसको कहते हैं, वो एक सेना है। लेकिन इन्हीं लोगों का एक पार्टी भी है, एक दल भी है, एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, जिसको यूएलए कहते हैं, यूनाइटेड लीग ऑफ अराकन, उसको जी। कहते हैं यूएलए, यूनाइटेड लीग ऑफ अराकन। तो एक राजकीय दल है
तो इसीलिए हमें उनके साथ भी थोड़ी बहुत बातचीत करनी पड़ेगी। डिप्लोमेसी में यही होता है, क्योंकि हमने पहले कहा था हम तालिबान से बात नहीं करेंगे, लेकिन तालिबान जब सरकार में आई तो गुप्त रूप से हमें भी बात करनी पड़ती है। ये सब करना पड़ता है, ये अलग बात है अपने आप में। लेकिन अराकन और वहाँ पर हमारा संपर्क होना जरूरी क्या है, एक स्ट्रेटेजिक विषय है जिस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। पहले जो 3 बातें मैंने कही, जी उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि अराकन का जो राजधानी है, अराकन स्टेट की जो राजधानी है वो है सितवे। और भारत सितवे में एक बहुत बड़ा पोर्ट बना रहा है, सितवे पोर्ट हम बना रहे हैं। और सितवे इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो एक जिसको हम कालाधार मल्टी मॉडल ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट कहते हैं, जो कलकत्ता से जा शुरू होकर सितवे से जाएगा जी और ये सीधा भारत का जो उत्तर पश्चिमी राज्य है उसके साथ जुड़ेगा। मतलब ये हमारा मिजोरम के साथ जुड़ेगा। जी मतलब कलकत्ता से मिजोरम जाने वाला जो रास्ता है उसमें समुद्री मार्ग भी है और रास्ता भी है, रोड भी है। इसीलिए उसको मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट के लिए अराकन और ये जो राज्य है ये बहुत जरूरी है। और अगर सितवे प्रोजेक्ट भी हमारे हाथ से निकल गया तो देखिए, कलकत्ता, चिटगांव और सितवे, जी ये तीनों हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। जी इन तीनों के बीच में संपर्क रहना बहुत आवश्यक है। इसीलिए भी भारत को इस सभी घटनाओं में बहुत सतर्कता से ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, ये देखा गया है कि म्यांमार में जो गृह युद्ध है उसका इतिहास काफी पुराना है, लेकिन 2021 के तख्ता पलट के बाद वहां पर देखा गया कि जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा दयनीय होती गई। क्या सबसे बड़ी वजह मानते हैं आप जिसने ये आज का ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसको दिखाकर उसको उजागर किया है? देखिए, इसमें विदेशी ताकतों का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन दोनों ने वहाँ पर सैनिकों को टिकने नहीं दिया और सेना के विरुद्ध, वहाँ पर सेना की जो सरकार है, वो सेना की सरकार के विरुद्ध उन्होंने समय समय पर काम किया और उन पर सैंक्शंस भी लगाए थे। और जब सैंक्शंस उन पर लगाया, हम पर भी दबाव हुआ, भारत पर यह दबाव हुआ कि आप भी म्यांमार के साथ कोई संपर्क मत रखिए, क्योंकि हमने म्यांमार पर सैंक्शन लगाया। तो हमने भी कहा कि ठीक है, यहाँ पर अगर आप परिस्थिति सुधारना चाहते हैं तो हम करते हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि चीन का सीधा सीधा संबंध म्यांमार के साथ हो गया और चीन को म्यांमार ने बहुत बड़ा स्थान दिया, वहां पर फैक्ट्रीज खड़े किए और म्यांमार की जो सेना है उसको चीनी सेना ने बहुत मदद भी किया, पीएलए ने मदद किया। तो क्या ये जो हमारी स्थिति है बहुत इसके बुरा पीछे हुआ। भी चीन है? जी, जो स्थिति है उसके पीछे भी चीन है? नहीं, आज की स्थिति के पीछे चीन का रहना बड़ा ज़्यादा अभी तक तो कोई मामला सामने नहीं आया है। और चीन के लिए एक बात मुश्किल होगा, क्योंकि वो उनके साथ समुद्री ताकत नहीं है, चीन की इतनी बड़ी नहीं है। और ये इंडियन ओशन रीजन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन कहते हैं, और ये इट्स ए लार्जर पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक का एक पार्ट होने के कारण यहाँ पर भारत का बोलबाला ज़्यादा है, अच्छा भी है। हमारी नेवी भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। इसीलिए चीन डायरेक्टली इनके साथ संपर्क में है ऐसा मुझे लगता नहीं है अभी तो। और फिर ये समुद्री मार्ग का मामला हुआ। और अगर जमीनी तौर पर हम देखेंगे तो चीन जो है वो उत्तर में है, म्यांमार के उत्तर में है, और ये जो कुछ भी हो रहा है वो म्यांमार के दक्षिण में हो रहा है। इसीलिए बहुत बड़ा अंतर है दक्षिण और उत्तर में। इसीलिए चीन डायरेक्टली अभी इसमें शामिल हुआ होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, जी परंतु सतर्कता रखनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं और उन्होंने तमाम परिस्थितियों को बदला है, तो ऐसे में आने वाला समय कैसा होगा इस पर भी लगातार नजर रखी जाएगी और जानने की कोशिश भी की जाएगी कि आगे आने वाला समय म्यांमार के अलावा जो आसपास के देश हैं उन पर कैसा होने वाला है। आप बने रहिए शेषाद्री जी हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर एक वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अन्य खबरों से भी रूबरू कराएंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।